है। अच्छा, नौरीन, आपके शौहर का नाम क्या है? फैसल। अच्छा। अच्छा, मुझे जो तहरीरी नामा मिला है उसके मुताबिक आपकी उम्र 35 साल है और आपके 3 बच्चे हैं। और आप जो है ना अंडेदानी की सरतान के लिए परेशान है, उसके बारे में आप जानना चाह रही हैं। क्या ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसा। अच्छा। अच्छा नौरीन, आप मुझे बताइए, आपकी उम्र 35 साल है। जी। अच्छा। आपके जो 3 बच्चे हैं वो उनकी पैदाइश नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू है या ऑपरेशन के थ्रू? जी तीनों ऑपरेशन हुए। अच्छा। अच्छा, ये बताएं कि आपके तीनों बच्चे ठीक हैं, और बेटे कितने हैं और बेटियां कितनी हैं? जी मेरे दो बेटे हैं और एक बेटी है और माशाल्लाह तीनों हेल्दी हैं। ठीक है। अच्छा, आपकी माहवारी की आखिरी तारीख कब आई है? जी 18 मार्च, 18 मई। 18 में, ठीक है। अच्छा, आपकी माहवारी रेगुलर आती है? जी। ठीक है। और ये बताइएगा मुझे, आप कितना पढ़ी लिखी हैं? जी मैंने मैट्रिक पास की। अच्छा, आप क्या करती हैं? मैं कुछ भी नहीं, हाउस वाइफ। अच्छा। अच्छा, नौरीन, आप मुझे बताइएगा, जैसे कि आपकी खाला को जो बताया आपने कि उसको अंडेदानी का सरतान हुआ है, तो आप बता सकती हैं उनकी उम्र कितनी है? जी उनकी उम्र जो है वो 45 साल थी। अच्छा। तो उनका क्या इलाज हुआ, और अब वो हयात है? जी नहीं, वो अब हयात नहीं है और उनको जो है वो देर से पता चला था और उनका कैंसर काफी फैल चुका था। तो उनको शुआएं वगैरह दी थी और कुछ अद्वियात दी थी, लेकिन उनकी जो है वो डेथ हो गई थी। अच्छा, आपके खानदान में किसी और को भी अंडेदानी या छाती का या फिर बच्चेदानी का कोई कैंसर है? जी नहीं। अच्छा, जस्ट ये एक ही को है? जी अच्छा, आपको कुछ पता है कि उनके अंदर कोई बरका एक जीन होती है, उसमें कोई तब्दीली तो नहीं थी, या कुछ इस तरह का डॉक्टर ने बताया हो? नहीं, इसके बारे में तो मुझे ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। अच्छा। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आपको जो है ना कभी जो है ना हाँ, हाँ, आपको माहवारी हमेशा ठीक आती है? आपको कोई मसला तो नहीं रहा कभी माहवारी का? नहीं, मुझे बिल्कुल या ठीक आपको आती है। वजन वजन बढ़ता हो, चेहरे पे बाल आते हो, या एक्नी रहता हो, इस तरह का कोई मसला तो नहीं है? नहीं डॉक्टर साहब। आपकी कोई जैसे आपके 3 बच्चे हैं, तो आपने कोई वक्फे का तरीका कार इस्तेमाल किया है कभी? नहीं डॉक्टर साहब। अच्छा। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपका वजन ज्यादा तो नहीं है? आपका वजन कितना है वो? मेरा वजन कद के हिसाब से ठीक है, मेरा 50 किलो तक वजन आता अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि अभी आपको कोई शुगर, ब्लड प्रेशर, टीबी, दमा की कोई बीमारी तो नहीं है? है। नहीं डॉक्टर साहब। आपके आपके खानदान में किसी को शुगर, ब्लड प्रेशर, टीबी, दमा की कोई बीमारी? नहीं। अच्छा, ये बताएं कि आपके जो डिलीवरी 3 बच्चे हुए उनके दौरान, हमल के दौरान या जचकी के दौरान कोई मसला तो नहीं हुआ था? नहीं डॉक्टर साहब। अच्छा, और आपने कभी बच्चेदानी के मुंह का शीशे वाला टेस्ट करवाया है? जी डॉक्टर साहब करवाया है और वो ठीक आ रहा था। अच्छा। और आपका कोई ऑपरेशन, बच्चों के ऑपरेशन के अलावा और कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ नहीं। हुआ? आपको भूख सही लगती है? आपको कोई माजरत के साथ पूछना चाहूंगी, कोई सिगरेट, तंबाकू नोशी या कोई अदर नशे आवर चीज की आदत तो नहीं है? नहीं डॉक्टर साहब। आपको किसी दवाई से एलर्जी तो नहीं है, या कोई ऐसी नहीं। दवाई जो आप मुस्तकिल तो यूज कर रही हूँ? नहीं डॉक्टर साहब। आपको कभी खून तो नहीं लगा? नहीं। आपके शौहर क्या करते हैं? गुजर बसर ठीक हो जाता है? जी अल्लाह का शुक्र है, सही हो जाता है। अच्छा। देखिए, मैं अभी आपका ना मुआयना करना चाहूंगी। जिस तो आप मुझे इजाजत दे रही हैं अपने मुआयना करने के लिए? जी डॉक्टर साहब, अगर जरूरी है तो करें। जी। अच्छा, देखिए, मैं आपका जो है ना आपका कद और वजन की पैमाइश करूंगी, जिसके बाद हम आपका बॉडी मास इंडेक्स एक होता है वो कैलकुलेट करेंगे, और इसके अलावा मैं आपका ब्लड प्रेशर चेक करूंगी, नर्व्स चेक करूंगी, और सांस की रफ्तार और बुखार चेक करूंगी। और फिर मैं आपके गिलट का मुआयना करूंगी, और
फिर गुठली के लिए मैं आपको गुठली का मुआयना करूंगी, फिर छातियों का मुआयना करूंगी, और टांगों में देखूंगी कोई सूजन वगैरह तो नहीं है, या और आंखों में कमजोरी के लिए या पीलाहट के लिए देखूंगी। फिर पेट का मुआयना करेंगे हम आपका, जिसमें देखेंगे कि कोई औजार जो है ना उसका साइज बढ़ा हुआ तो नहीं है, या कोई और रसोली तो नहीं है आपको। ठीक है। जी डॉक्टर। फिर मैं आपका नीचे का भी मुआयना करना चाहूंगी, ठीक। जिसमें मैं बाहर से पहले देखूंगी, फिर जो है ना परस्पेक्यूलम करूंगी, जिसपे कोई देखूंगी डिस्चार्ज या कोई बच्चेदानी के मुंह की जो सेहत है उसमें कोई मसला तो नहीं आ रहा। और फिर हम आपका उंगलियों के जरिए मुआयना करेंगे, बच्चेदानी का साइज देखेंगे, उसकी पोजीशन देखेंगे, बच्चेदानी की साइज देखेंगे, और देखेंगे कि वो और कोई रसोली या गुठली तो नहीं मिल रही। ठीक है। जी ठीक है। अच्छा देखें, मैंने आपके एग्जामिनेशन फाइंडिंग अगर दे दें। इसमें नथिंग सिग्निफिकेंट ऑन एग्जामिनेशन। ओके। अच्छा, देखिए मैंने आपके जो है ना मुआयना किया है और आपके कुछ मालूमात ली है, तो इसके बारे में अब मैं आपसे बात करना चाहूंगी अंडेदानी के सरतान के बारे में। जैसे कि आपके खानदान में आपकी एक ही खाला को जस्ट ओवरियन कैंसर हुआ है, और बाकी किसी को भी नहीं है, ना छाती का या अंडेदानी का या फिर बच्चेदानी का कैंसर। तो इस तरह आपको जो लाइफ टाइम एक अगर खानदान में किसी को एक को कैंसर है, तो फिर उसमें जो जिंदगी में ओवरियन कैंसर मतलब अंडेदानी की सरतान का जो रिस्क होता है वो 4 to 5% रिस्क होता है। आप जी जी। समझती हैं मेरी बात? जी। अच्छा। अच्छा देखिए, अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप बीच में रोक सकती हैं, अगर कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। जी डॉक्टर ठीक साहब। है। अच्छा, फिर जो है ना इसके लिए जैसे कि ये होता है कि 4 to 5% रिस्क होता है। बाकी जो आम जैसे पॉपुलेशन है, आम आबादी है जिसमें कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं होती, तो उनमें 1.7% रिस्क होता है। तो मतलब जो अगर एक खानदान में है तो वो ज्यादा रिस्क होता है, एक बंदे को खानदान में है। अगर दो रिश्तेदारों को है तो ये रिस्क बढ़कर 7% हो जाता है। ठीक है। तो इस हिसाब से जैसे कि आपको 4 to 5% रिस्क है, मगर आपके जो खानदान में जिसको कैंसर हुआ है उसके भी बरका जो जीन्स होते हैं जिसकी म्यूटेशन की वजह से रिस्क बढ़ जाता है, उनका भी स्टेटस आपको मालूम नहीं है। तो देखें, आपको जो है ना हम एक तो ये होता है कि अगर आपकी फैमिली कंप्लीट है और आप जो है ना ज्यादा अब आगे आपको बच्चों की ख्वाहिश नहीं है, तो फिर आप एक तरीकेकार होता है जैसे आपके ट्यूब्स और अंडेदानियों को निकाला जाए, तो फिर ये रिस्क कम हो जाता है। इससे आपको अंडेदानी और छाती के कैंसर का रिस्क कम हो जाता है। आप समझ रही हैं मेरी बात? जी जी डॉक्टर साहिबा। तो मैं क्या ये ऑपरेशन क्या हम सब करवा दें, हमारे घर के जितने भी लोग हैं? देखें, जो भी जैसे आप जो करीब रिश्तेदार होते हैं, जैसे हम कहते हैं कि खाला या इस तरह से, तो जैसे आप उनकी भांजी हैं या भतीजियां हैं, उनमें जो है ना ये रिस्क जो होता है 4 to 5% है। तो फिर वो इसके बारे में सोच सकती हैं, अगर फैमिली उनकी कंप्लीट हो जाए तो फिर वो इसकी तरफ जा सकती हैं। तो डॉक्टर साहिबा सर्जरी के अलावा कोई हल नहीं है कि अगर ऑपरेशन ना करवाना चाहें? और क्या हमें ये पता चल सकता है कि हम में से कौन कौन जो है वो ज्यादा मतलब हम में से किसको जो है वो होने का है? क्योंकि मेरी अम्मी को तो नहीं हुआ, मेरी बाकी खालाओं को तो नहीं हुआ, और हम 3 बहनें हैं, लेकिन हम परेशान हैं क्योंकि मेरी अम्मी भी काफी परेशान है इस चीज को लेकर के उन्हें ना हो जाए। तो क्या इसके लिए कोई कोई टेस्ट नहीं है कि हम करवाएं? अच्छा देखें, इसके लिए जो मतलब ज्यादा बेहतर तरीकेकार तो ये मैंने आपको बताया सर्जरी होता है। बाकी एक ये होता है, अगर कोई सर्जरी नहीं करवाना चाह रहा, तो फिर एक तरीकेकार है, जैसे हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। 35 साल की उम्र से हम एक शुरू करते हैं प्रोग्राम स्क्रीनिंग का, जिसमें अल्ट्रासाउंड कराते हैं और एक ब्लड के जरिए हम CA-125 एक ट्यूमर मार्कर होता है जिसको हम टेस्ट करते हैं हर 6 महीने के बाद। मगर ये इतना ज्यादा हमें कोई तसल्ली नहीं दे तसल्ली बख्श तरीकेकार नहीं होता। मतलब इससे ये नहीं है कि आपको कभी फिर मतलब कैंसर होगा ही नहीं, क्योंकि इस बीच
जब तक आपका दूसरा विजिट आए, उस बीच में भी कभी भी आपको जो है ना कैंसर डायग्नोज भी हो सकता है। क्योंकि ये एक तरीकेकार जो है ना, जैसे CA-125 है, तो ये 50 से 60% 50 से 60% जो स्टेज 1 जो कैंसर की जो शुरू वाली स्टेज है, उसमें सिर्फ 50 से 60% में ज्यादा आ जाता है। और ये अक्सर जो अंडेदानी के सरतान है, वो अमूमन हमारे पास जो इनकी तशखीस होती है, तो वो तकरीबन जब ये फैल जाते हैं तब होती है। मतलब स्टेज 3 और स्टेज 4 में 70% लोग जो है ना, उनकी डायग्नोसिस जो होती है वो स्टेज 3 और स्टेज 4 में होती है। डॉक्टर साहिबा, मैंने गूगल किया था उसके बाद ना थोड़ा सा इस चीज को देखने के लिए, तो वो मुझे पता चला था कि कोई बरका जीन्स होते हैं जो कि हमें पता करना होता है, जिसमें आपकी छाती भी इन्वॉल्व हो सकती है, कि छाती में भी जो है ना हो सकता है सरतान हो जाए। जी तो जी उसके बिल्कुल। लिए मुझे क्या करना होगा? इसके लिए हम आपको जो है ना जेनेटिक जो काउंसलर्स हैं, उनके पास भेजेंगे। वो आपका जो है ना रिस्क कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद आपका जो है ना चेक करेंगे, बरका जीन के लिए आपका स्टेटस मालूम करेंगे। फिर अगर देखें आपके जो उसमें तब्दीलियां आ जाती हैं, जैसे बरका 1 और बरका 2, ये 2 किस्म के जीन्स होते हैं। अगर बरका 1 में अगर आपकी तब्दीली आई हुई है, तो उसमें जो अंडेदानी के सरतान का रिस्क होता है वो 35 से 46% होता है। और अगर बरका 2 में जो है ना पॉजिटिव आता है, तो फिर उसमें 13 से 23% जो है ना उनमें रिस्क होता है जी डॉक्टर साहिबा। अंडेदानी के सरतान का। आप डॉक्टर समझ साहिबा, रही हैं अभी मेरी मेरी बात? तो चलो फैमिली कंप्लीट है, लेकिन मेरी बहनों की अभी फैमिली कंप्लीट नहीं है, तो वो भी क्या ऑपरेशन करवाते हैं अगर उनका आ जाता है तो? या उनके पास कोई और ऑप्शन भी है? मतलब आपने कहा अच्छा ना कि ये टेस्ट तो हतमी है नहीं, तो फिर? अच्छा देखिए, इनमें ये होता है कि अगर आपके बरका जीन्स का स्टेटस मालूम हो जाता है, तो फिर तो सर्जरी ज्यादा बेहतर ऑप्शन होता है। अगर अगर कोई तो फिर इस मामले में हम आपको मशवरा देंगे कि उनकी शादी जल्दी की जाए, फिर उनकी ताकि फैमिली कंप्लीट हो। उसके बाद जो है ना वो अपना ये करवा सकती हैं। तकरीबन 35 साल तक इनका कराना, 35 साल या 35 साल के बाद कराना बेहतर होता है, जिससे आपके अंडेदानी और छाती का रिस्क कम हो जाता है। मगर ये 45 साल तक भी किया जा सकता है, मगर उससे फिर जो छाती का कैंसर, छाती के सरतान का रिस्क है ना, उससे इतना जी जी। फायदा नहीं मिलता हमें। आप मेरी बात समझ रही हैं? जी जी डॉक्टर साहिबा, तो छाती का सरकान भी ये अंडेदानी और वो निकालने से ठीक हो जाएगा? जी बिल्कुल। अगर हम अंडेदानी और ट्यूब्स दोनों को निकालते हैं, तो फिर छाती के सरतान का भी रिस्क कम हो जाता है, 50 से 60%। ठीक है डॉक्टर साहिबा, आप कुछ और बताना आप चाहेंगे मुझे? आप कुछ और पूछना चाहेंगी तो आप पूछ सकती हैं। अच्छा, अगर मैं ऑपरेशन करवा देती हूँ तो उसके बाद फिर मुझे कोई और मसले तो नहीं होगा, और मेरा कैंसर का मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगा? फिर तो दोबारा मुझे कैंसर नहीं हो सकता ना? बिल्कुल, ये होता है कि इससे अंडेदानी और छाती के कैंसर से तो आपको महफूज हो जाती है, मगर 2% जो है ना रिस्क होता है कि जो एक पेरिटोनियम हमारे अंदर पेट में जो है ना, एक औजार के ऊपर एक पतली सी लेयर होती है, उसका कैंसर का रिस्क होता है, वो बिल्कुल 2% होता है, जो कि बिल्कुल कम है। ठीक है डॉक्टर हम्म। साहिबा, मुझे किसी खास किस्म की कोई गोलियां वगैरह लेने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी? मतलब ऑपरेशन में कर दूंगी तो मेरे तो अंडे दानियां निकल जाएंगी, क्योंकि अभी तो देखिए मेरी उम्र सिर्फ ऑपरेशन की जी 35 साल ऑपरेशन के है, तो बाद मैं अगर अभी करवा लेती हूँ उसे, तो फिर देखिए मैंने तो ऑपरेशन कुछ में सुना था कि हड्डियां भी कमजोर हो जाती हैं जो अंडे दानियां निकाल देते हैं। जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जैसे अंडेदानी और अंडेदानी को हम निकालते हैं, तो उसके बाद जो जिसमें रतूबत होती है, जिसको हम ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं, वो बिल्कुल कम हो जाते हैं। उसकी वजह से आपको गर्म हवा के भपके और पसीने छूटना, नींद में थोड़ी नींद नींद जो है वो आपकी डिस्टर्ब हो जाती है, और आपके मूड चेंजेस भी ज्यादा हो जाते हैं, और शोहर से ताल्लुकात बनाने में भी मुश्किल होती है। मगर इसके लिए जो है ना हमारे पास कुछ जो है ना इलाज है, जैसे हम रतूबत, जिसे हम हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरापी कहते हैं, वो हम देते हैं। ठीक है, अगर फिर वो उसकी तरफ हम जा सकते हैं। आप मेरी जी बात समझ रही हैं? जी उससे जी फिर आपके डॉक्टर। ये मसले थोड़े बेहतर हो जाते हैं, मगर उसमें भी हमें देखना पड़ता है, क्योंकि अगर हम आपका बच्चेदानी नहीं निकालते,
तो फिर हमें कंबाइन जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों रतूबत होती हैं वो देने की जरूरत पड़ती है, तो उससे छाती का जो सरतान है उसका थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है। मगर फिर हम इसको इस तरह से कर सकते हैं कि जब तक आपकी जो नॉर्मल एज होती है जिसमें ये अंडेदानी कम काम करना बंद कर देती है 51 साल, तब तक हम ये सिर्फ रतूबत देंगे, उसके बाद आगे हम आपको नहीं देंगे। ठीक है डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका, आपने Okay. बहुत अच्छा लिखा। It was बहुत more शुक्रिया। मैं than आपको 10 ये minute किताब session. क्या दे रही हूँ, आप हाँ ये जी, देख लीजिएगा, उससे भी आपको जी। मजीद मालूमात हो जाएगी। फिर जो भी आप फैसला करेंगे हम आपके साथ हैं। ओके, तो ये एक मोर देन 10 मिनट सेशन था, लेकिन मैंने इंटरप्ट इसलिए नहीं किया कि ये लेट इट बी कंप्लीटेड। अच्छा, पहले हम कलसूम से सवाल पूछेंगे कि जी मैम। हाउ यू विल रिफ्लेक्ट अपॉन योर ऑन परफॉर्मेंस एज अ काउंसलर। मैम आपके इस इम्प्रूवमेंट की काउंसलिंग नीड तो सेशन है। में व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट योर ऑन परफॉर्मेंस, व्हाट डू यू फील अबाउट इट? मैम आई फील दैट आई नीड मोर प्रैक्टिस अबाउट काउंसलिंग सेशन इन व्हाट कंपोनेंट्स? इन क्योंकि काउंसलिंग तो एक काउंसलिंग तो एक वाइड टर्मिनोलॉजी है ना, काउंसलिंग के आगे से कुछ डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। मैम एक तो टाइम मैनेजमेंट भी, अगर हम हमारी चीजें काफी हमारे जहन में कंपाइल्ड हो तो और हम जल्दी जल्दी बोलते जाएं तो हमारी टाइम मैनेजमेंट भी इससे बेहतर हो जाएगी। हम्म, ठीक है, ये एक ओवरऑल बेसिकली मेथोडोलॉजी है, लेकिन टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट कंपोनेंट्स, जो एक साइंटिफिक कंपोनेंट्स होते हैं काउंसलिंग के, उसके हिसाब से आपका क्या ख्याल है? मैम उसके Was हिसाब you से भी ये prepared था it कि as a counseling session? काफी चीजें जो उनको ना खुद मुझसे पूछनी पड़ी। जैसे उन्होंने मुझसे काफी ये सवालात किए कि उसके ब्रेस्ट कैंसर या फिर Yes, एचआरडी के बारे में। your role player was quite smart. ठीक है, उसने यस मैम। तो उसको डायरेक्शन जो है वो उसने खुद दे दी। उन्होंने लेकिन मुझे अब काफी गाइड किया हाँ, जो है ना। बल्कि हाँ तो गाइड किया। अब लेकिन हर कोई गाइड नहीं कर सकता, बिकॉज जी एक डॉक्टर को तो पता होता है कि अब इसमें क्या क्या चीजें हैं जो भी मजीद डिस्कस होनी है, तो उसने पूछ लिया। तो जी मैम। लेकिन एक बिल्कुल लेमैन भी हो सकता है, या मे बी सिंपली कोई ग्रेजुएट हो जिसको शायद इन चीजों की सिग्निफिकेंस इतनी ना पता हो। तो अब जी हम ये मैम। सवाल नौरीन से पूछेंगे। जी मैम। उनका आपका बेटा क्या कमेंट है अपॉन दिस परफॉर्मेंस या इस सारे काउंसलिंग सेशन के बारे में? मैडम इसमें थोड़ा सा ये था कि बहुत ज्यादा लेंथी हो गया, क्योंकि 10 मिनट में हाँ आपका सब कुछ कंप्लीट नहीं हाँ हुआ। और अगर हम हाँ 4 डोमेन्स की बात करें तो पेशेंट सेफ्टी के हिसाब से भी मतलब काफी चीजें अभी रहती थी। इसके हाँ अलावा जो है वो जो मेन जो काउंसलिंग थी, लाइक कि आपकी फर्टिलिटी से रिलेटेड, कि फर्टिलिटी में आपने क्या करना है, कौन सी सर्जरी करनी है, उसके बाद क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, जिसमें अडॉप्शन, सरोगेसी, एग प्रिजर्वेशन, हाँ ये सारी हाँ। चीजें रह गई। इसके अलावा जो है वो नहीं, उसने सर्जरी। तो देखें आपकी सिचुएशन के हिसाब से, बिकॉज यू वर जी जी। पेडियाट्रिक, उस सिचुएशन यस के मैम। हिसाब से डिस्कशन को, बिकॉज वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक यस व्हेन मैम। वी आर डूइंग काउंसलिंग ऑफ अ पर्टिकुलर केस। तो उसमें बाकी लेटरल चीजें अमूमन नहीं डिस्कस होती, बट पर्टेनिंग टू दैट पर्टिकुलर केस वो काउंसलिंग चल रही होती है। बट व्हाट एल्स? मैम एचआरटी से रिलेटेड चीजें, मतलब उसके बाद सर्जरी के बाद एचआरटी, और इसके अलावा जो है वो मतलब लेंथी बहुत हो गया था मैम। हम्म, एंड यू हैड टू आस्क सर्टेन क्वेश्चंस ताकि वो उसको एक डायरेक्शन में चलाया जा सके जो कवर नहीं हो रहे थे जी मैम। काउंसलिंग में। अब हम एक ओवरऑल जो इसका एक लग रहा था आपको सेशन, किस चीज के, किस डिजीज के बारे में लग रहा था? मैम वो ओवेरियन कैंसर के बारे में ज्यादा लग रहा था, बरका जीन के ऊपर बात नहीं हो सकी कि बरका हाँ, 1 है, बरका, बिकॉज इट प्लेटफॉर्म वाज पे भी बात nowhere नहीं हो related सकी, with the लिंच पे। बरका, it was related with some familial या genetic, जो genetically predisposed ovarian malignancies होती हैं, ये उससे रिलेटेड था। तो इसमें इसको हम स्पेसिफाई कर सकते थे, अगर इसमें कोई एक केस हम ब्रेस्ट का भी डाल देते तो मे बी सम कजन, जी मैम। वो ज्यादा स्पेसिफिक हो जाता। और अगर अगर फर्ज किया एक जो है रोल प्लेयर जो है वो अगर पढ़ा लिखा है, तो वो पूछ सकता है कि इसमें किस टाइप के मसले हैं जो हो सकते हैं जिसपे मैं रिस्क पे हो सकती हूँ, बिकॉज जो जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड ओवेरियन मेलिग्नेंसीज होती हैं वो तो लिंच सिंड्रोम में भी होती हैं, और वो इसमें बरका में भी हो सकती हैं।
तो इन दोनों में डिफरेंस हम कैसे करें, इसमें हमें केस सिनेरियो को थोड़ा सा स्पेसिफाई करना पड़ता है। या इसमें हम अगर फर्ज किया हम एक अर्ली स्टेज पे कह देते हैं कि यस इट कैन बी, मतलब ये जो काउंसलर है ये बेसिकली वही कह बताता कि इसमें चूंकि एक मैटरनल आंट जो है वो दैट हैज बीन अफेक्टेड विद द ओवेरियन मेलिग्नेंसी, और उसमें उसका थोड़ा सा एज उसकी यंग कर देते हैं, बिकॉज यस इट कैन बी जस्ट बी ए स्पोरेडिक केस। अब फैमिली हिस्ट्री में एक स्पोरेडिक केस है, एक अब उसमें हमने ये देखना है कि स्पोरेडिक था या इन वो था जेनेटिकली इनहेरिटेड था, तो उसमें डिफरेंशिएशन कैसी होगी। तो उसमें थोड़ा सा हमें केस सिनेरियो को चेंज करना पड़ेगा, या काउंसलिंग की डायरेक्शन ऐसी करनी पड़ेगी जिसमें वो उस डायरेक्शन पे चला जाए जिसके बारे में क्वेश्चन है। जी तो मैम। इसमें यंग एज अगर हो जाती तो फिर हम इसमें इवन विद बोथ द लेंस सिंड्रोम एंड द बर्का सिंड्रोम, तो हम उसमें उसकी जेनेटिक जर्म लाइन टेस्टिंग करते और फिर उसमें हम उसको बर्का को पॉजिटिव करते, तो फिर उस पर डिस्कशन चल पड़ती। जी लेकिन मैम। फिर उसमें इस तरह से होता क्योंकि ये बर्का से रिलेटेड नहीं लग रहा था, ये सिर्फ एक इनहेरिटेड फेमिलियल मेलिग्नेंसी, वो भी शायद इतना स्ट्रांगली नहीं, क्योंकि ठीक है फैमिली हिस्ट्री एक पॉजिटिव है, और वो अगर फर्ज किया ओल्ड एज में हुई तो भी वो इतनी बहुत ज्यादा इनहेरिटेड वाली उसमें नहीं आती। लेकिन अगर यंग एज में मेलिग्नेंसी है तो विद वन फैमिली मेंबर डेफिनेटली रिस्क इज इंक्रीज्ड टू बियॉन्ड दैट विच इज फाउंड इन द जनरल पॉपुलेशन, तो उससे वो बढ़ जाता है, टू फोल्ड बढ़ जाता है। तो इसलिए इसका थोड़ा सा डायरेक्शन सेट नहीं हुई। लेकिन अगर फर्ज किया इसमें हम ये डाल देते कि उसकी एक जो फर्स्ट कजन है उसको ब्रेस्ट ये हुआ था एट एज 35, लेकिन बोथ ऑफ दीज फैमिली मेंबर्स वर नेवर टेस्टेड फॉर एनी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, उसके लिए कभी उनकी जेनेटिक टेस्टिंग कभी भी नहीं हुई। बट एज द पेशेंट हर सेल्फ इज एन एजुकेटेड पर्सन, आप उसको कोई भी नाम दे लें, ग्रेजुएट है या जो भी है, और शी इज वेल अवेयर ऑफ दीज थिंग्स, या उसने कहीं से सुना हुआ है कि ये दीज कैन रन इन द फैमिली, सो शी इज वेरी मच वरीड एंड एंशियस टू डिस्कस द इशू विद द डॉक्टर। अब ये पेशेंट 35 ईयर्स की है विद द कंप्लीटेड पेरिटी है, और उसमें हम इसमें ये हिस्ट्री होगी कि इसमें जो है वो उसकी कजन भी है, अब उसको हमने काउंसल करना है। तो फिर वहां पे जहाँ पे आप ये रिस्क बता रहे होगे कि ये अब दो फैमिली मेंबर्स हो गए, और इसमें खुद ब खुद ही पता चल जाएगा कि अर्ली एज पे अगर हुआ, उसको 35 ईयर्स की एज पे हुआ ब्रेस्ट मेलिग्नेंसी फर्स्ट कजन को, तो ये ज्यादा जाता है बर्का सिंड्रोम की तरफ, नॉट विद द लिंच सिंड्रोम, बिकॉज इन द लिंच सिंड्रोम ब्रेस्ट मेलिग्नेंसी नहीं बढ़ती, दिस इज एज पर इन द जनरल पॉपुलेशन, उसका रिस्क नहीं बढ़ता। तो एक डायरेक्शन तो वहीं से सेट हो गई। और दूसरी चीज ये कि अब चूंकि ये यंग एज का था, क्योंकि इसमें हमें हिस्ट्री के साथ हमें करना पड़ता है, अब इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप ये नहीं छोड़ सकते कि मैं आपको जेनेटिक काउंसलर के पास भेजूंगी, क्योंकि कुछ चीजें आपने खुद अपने ऑन पे भी डिसाइड करनी होती हैं। और इसमें जो है वो अब इसके साथ फिर आप उसको राइट अवे पेशेंट को बताओगे कि ये रिस्क है, इसमें हमें प्रोबेबली ये रिस्क ज्यादा लग रहा है कि ये उस सिंड्रोम से रिलेटेड है जिसमें ब्रेस्ट और ओवरी का रिस्क बढ़ जाता है, और अगर ये आगे मजीद फैमिली मेंबर्स को हमें टेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन इज मोर, बट हर सिस्टर्स एंड हर मदर हैव नेवर बीन टेस्टेड फॉर इट, हालांकि उनकी फैमिली में ये ऐसा था, बट दिस गर्ल इज एन एजुकेटेड गर्ल सो शी वांट्स टू नो इट। तो फिर हम उसे डायरेक्ट करेंगे टू द जेनेटिक टेस्टिंग, और जेनेटिक टेस्टिंग पे फिर जब वो होता है तो फिर उसमें आप या तो उसको बरका 1 पॉजिटिव कर दो या फिर उसको बरका 2 पॉजिटिव कर दो। अब व्हाट इज द डिफरेंस इन दिस टू केसेस के बरका 1 के साथ डिस्कशन आपकी थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से चलेगी, जो कि इसकी एक तो जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन ऑफ दिस पेशेंट हर सेल्फ बीइंग अ बरका 1 कैरियर, और बरका 2 के साथ फिर डिफरेंट तरीके से इनका टाइम ऑफ ऑनसेट भी थोड़ा सा फर्क होता है, इनकी एग्रेसिवनेस भी फर्क होती है, टाइप ऑफ ट्यूमर भी फर्क होता है, और इसमें जो ऑप्शन जो ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं वो भी फर्क होते हैं। तो इसलिए जो है वो फिर इसमें हमें डायरेक्शन उस हिसाब से आपकी जो है काउंसलिंग की चल सकती है उसी तरह से। तो अगर ये बरका 1 पॉजिटिव आ जाती है पेशेंट, तो फिर
नौरीन बीइंग द रोल प्लेयर। तो जी मैम। इसमें सॉरी, जो है वो हमारी जो दूसरी हैं, उनको जो हमारी काउंसलर है, वो ये सवाल पूछेंगी कि बरका वन अब इसका आ गया, पॉजिटिव आ गया, तो अब उन्होंने अपनी रोल प्लेयर को कैसे काउंसल करना है। जी, हमारी काउंसलर कहाँ पे है? जी जी मैम। मैम जी, अगर उनका मैं इनको काउंसिल क्योंकि अब करूंगी। मैंने इसमें ऐड कर दिया ना केस फर्स्ट कजन का, कि वो उसकी यंग एज 35 पे ब्रेस्ट मेलिग्नेंसी थी, और फिर उसकी सर्जरी भी हुई, और फिर उसके बाद उसकी कीमोथेरेपी भी हुई, और उसके बाद वो उस पे मतलब रही है, ट्रीटमेंट्स पे रही है। और लेकिन अब ये जो पेशेंट है, ये अब एज 35 पे आई है, पैरा 3 है, अभी हम इसको पैरा 3 के तौर पे ही लेके चलते हैं। और ये बीइंग the two family members being affected with the different types of malignancies, तो इसमें हमने इसकी टेस्टिंग की। द प्रीवियस फैमिली मेंबर्स वर नेवर टेस्टेड फॉर इट। तो एक असूल जो हमने पिछली दफा लिंच सिंड्रोम में भी किया था, कि अगर पहले फैमिली मेंबर्स जिनको कोई हाई रिस्क मेलिग्नेंसी इस तरह की हो कि हमें लगे कि ये फैमिलियल है, तो उसमें अगर फर्ज किया कभी भी टेस्ट नहीं हुआ, तो नाउ दिस टाइम इन दिस पेशेंट जो आपके पास आया, तो उसमें आपने सारे जीन टेस्ट करने हैं। लेकिन अगर प्रीवियस फैमिली मेंबर्स की टेस्टिंग हुई है और उसमें कोई एक जीन पॉजिटिव आ गया, तो फिर आप सिर्फ उसी जीन को टेस्ट करोगे, क्योंकि अमूमन वही रन करता है फैमिली में। तो अब ये बरका वन पॉजिटिव आ गई पेशेंट, नाउ यू हैव टू काउंसल नौरीन अगेन। ठीक है मैम। जी कलसुम। जी नौरीन, देखें कि जैसे कि आपकी रिपोर्ट आ गई है जिसमें हमने जीन्स को चेक किया है कि उनमें कोई तब्दीली तो नहीं है, तो उसमें एक आपके लिए कोई मेरे पास तसल्ली बख्श खबर नहीं है। आप अगर चाहें तो अपने शोहर को या किसी घर वालों में से किसी को अपने साथ बुलाना चाहेंगी? अ, जी डॉक्टर साहब। जी आप बुला लें। जी ठीक है। आ जी। अच्छा देखें नौरीन, जैसे कि ये जो रिपोर्ट आई है उसमें आपके जो एक जीन है जिसको हम बरका वन कहते हैं, उसमें एक तब्दीली आई है। तो इसमें जो आपके जिनमें ये तब्दीली आ जाती है तो उनमें जो है ना अंडेदानी और छाती के कैंसर का रिस्क होता है। तो उसमें 80% जो है ना छाती के कैंसर का रिस्क होता है, और 35 से 46% जो है ना वो अंडेदानी के सरतान का रिस्क होता है। आप मेरी बात समझ रही हैं? आप जी डॉक्टर परेशान हो? साहब। अ, देखिए इसमें जो है ये होता है कि जैसे कि आपकी फैमिली कंप्लीट है, तो इसके लिए बेहतर जो ऑप्शन यही होता है कि आप जो है ना बच्चेदानी के ट्यूब्स और अंडेदानी को निकाला जाए, ताकि जो है ना इससे क्या होगा, दो फायदे उससे, अंडेदानी और छाती के कैंसर दोनों का रिस्क कम हो जाता है। आप मेरी बात समझ रही हैं? जी जी। और इसके साथ साथ जो है ना आपका मेमोग्राफी भी जो है ना हर 3 साल बाद जैसे होता है वो होता रहे, ताकि आपके ब्रेस्ट कैंसर का जो रिस्क होता है उसके बारे में भी आपकी जो है ना स्क्रीनिंग होती रहेगी। ठीक है। और जैसे आपकी ये ऑपरेशन करेंगे हम जिसमें अंडेदानी और ट्यूब्स निकालेंगे, उसके बाद आपके जिस्म में कुछ तब्दीलियां आएंगी। जैसे कि हमारे जिस्म में नॉर्मल एक रतूबतें चलती हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो अंडेदानी से आते हैं, वो नहीं होने की वजह से आपके आपको गर्म हवा के भपके और आपको पसीने छूट सकते हैं, और आपके मूड में चेंजेस आ सकती हैं, आपकी नींद में तब्दीली आ सकती है, और आपको शोहर से ताल्लुकात बनाने में भी मसला हो सकता है। मगर इसके लिए फिर हम आपको कुछ दवाइयाँ भी देते हैं। अगर आप इस ऑपरेशन के दौरान जो है ना आपकी जो है ना अ, जैसे कि बरका वन आपका जीन पॉजिटिव आया है, तो ऐसे लोगों में अमूमन जो है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर्स जो होते हैं ब्रेस्ट ब्रेस्ट में वो नेगेटिव होते हैं, तो उनमें हम कंबाइंड जो HRT है वो भी दे सकते हैं। ठीक है, आप मेरी बात समझ रही हैं? जी जी। तो उससे जो है ना आपका ये मसले काफी हद तक हल हो जाएंगे, और इससे ये हो गई इस जो रतूबत है उसको हम आपके जो एक नॉर्मल एज होती है मेनोपाज की, जिसपे अंडेदानियां काम करना छोड़ देती हैं, 51 साल, तब तक हम ये कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद इसको छोड़ देंगे।
ठीक है, आप समझ रही हैं, और बीच में हम आपको बुलाते रहेंगे वक्फन व वक्फन, और आपके जो है ना कोई भी इस बीच में मसला होता है तो उसके लिए आप हमें दिखाएंगी। आप मेरी ठीक है बात। डॉक्टर साहबा, क्या मैं छाती निकलवा सकती हूँ? ये भी एक ऑप्शन हो सकता है क्या मेरे जी पास? बिल्कुल, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है कि आप जो है ना छाती को भी हम निकाल सकते हैं, ताकि ब्रेस्ट कैंसर का जो रिस्क होता है बरका 1 के साथ वो 80% है, तो उससे वो भी कम हो जाता है। ठीक है डॉक्टर साहब। हम्म। अच्छा। ओके। और हाँ जी, हाँ जी, होगी खत्म आपकी बात जी कुलसुम? जी जी मैम। अच्छा। अब नाउ कमिंग टू नौरीन। इफ अगर अब आप यू विल बी द काउंसलर एंड कलसूम विल बी द रोल प्लेयर। अब यही केस, बिल्कुल यही केस, बट नाउ शी इज नली पैरा एंड शी हैज बीन मैरिड फॉर लास्ट 3 years, और एज आप इसकी यही 35 कर लें, एंड शी हैज बीन फाउंड पॉजिटिव फॉर BRCA1, बट शी इज स्टिल नली पैरा। तो आप इसको जो है वो कैसे लेके चलेंगी आगे? नौरीन विल बी द काउंसलर एंड कुलसुम विल बी द रोल प्लेयर। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम डॉक्टर नौरीन है, मेरा ताल्लुक गायनी के शोबे से है। मुझे, मैडम, ये शुरू से ही स्टार्ट कर दूं या फिर ये सिर्फ मैं काउंसलिंग पहले से इसको स्टार्ट करूं? राइट वे काउंसलिंग पे यस मैम, राइट। मतलब बाकी सारी चीजें यस मैम, देखिए। ओके अब एक ओके। चीज जो कुलसुम ने जो मिस की थी, जी क्योंकि जब भी हम काउंसलिंग करते हैं अबाउट एनीथिंग, तो उससे पहले पेशेंट की अपनी अंडरस्टैंडिंग को जरूर एक्सप्लोर करते हैं कि व्हाट डू यू नो अबाउट इट, या हम्म मतलब उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग क्या है। देन यू ऐड इंफॉर्मेशन टू, क्योंकि आपको एक बेस लाइन ग्राउंड पता चल जाती है कि उसको, मतलब अगर फर्स्ट किया उसके अंदर एक प्रॉब्लम है भी, तो भी उसके वो, दिस इज जस्ट लाइक ब्रेकिंग द बैड न्यूज ऑल्सो। इसमें बैड न्यूज वाली बात इनिशियली नहीं हम्म थी। हम्म। दिस वाज जस्ट एक प्रोफाइलेक्टिक काउंसलिंग है कि इसमें ये हमें करना चाहिए सारा कुछ। तो लेकिन अमूमन जो होता है कि आप सबसे पहले उसका अपना एक ग्राउंड जो नॉलेज जी मैम। जो लेवल है और वो आप उसको देखते हो। तो अब जी नौरीन मैम। आप शुरू करेंगी वहां से जहां भी जी आपने सारे इनिशियल स्टेप्स कवर कर लिए, एंड नाउ यू हैव टू टॉक टू द पेशेंट अबाउट द पर्टिकुलर प्रॉब्लम। यस मैम। कलसूम, मुझे आपके जो रिपोर्ट मिली है उसको मैंने आपके नंबर से, एमआर नंबर से भी कंफर्म कर लिया है, और ये आपका नाम और उम्र भी आपकी कंफर्म कर ली है। ये आप ही की रिपोर्ट है। आप अपनी रिपोर्ट के बारे में कुछ जानती हैं? नहीं डॉक्टर साहब, मुझे तो रिपोर्ट आपसे डिस्कस करने के लिए ही कहा गया है। अच्छा, कलसूम, अगर आपके साथ कोई आया है तो आप उसको बुला सकती हैं। नहीं डॉक्टर, आप मुझे ही बता दें क्या आया है मेरी रिपोर्ट में। कलसूम, मुझे बताते हुए थोड़ा अफसोस हो रहा है। आपको बताने के लिए मेरे पास कोई अच्छी खबर नहीं है। आपके टेस्ट के मुताबिक आपके जीन में एक तब्दीली आई है। इस जीन के मुताबिक आप में अंडेदानी और छाती के कैंसर होने का इम्कान ज्यादा है। आप मेरी बात समझ रही हैं? मैं जी जी समझ डॉक्टर सकती हूँ ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल वक्त है, आप परेशान ना हो। मैं आपके साथ हूँ और मेरी माहिरीन की टीम भी आपके साथ है। अ, आपके जो ये जीन है जिसमें आपने करवाया है BRCA1, वो आपका पॉजिटिव आया है। ये जो BRCA1 जीन होता है ये खानदान के अंदर जो है वो रन करता है, और हो सकता है आपके बाकी खानदान की खवातीन में भी ये मसला हो। तो बेहतर ये होगा कि हम उन खवातीन के लिए भी जो है वो स्क्रीनिंग टेस्ट करवाएं। आप मेरी बात अच्छा। समझ रही हैं? जी जी डॉक्टर, मैं समझ रही हूँ। तो जी इसके लिए मुझे कलसूम, क्या करना होगा डॉक्टर? कलसूम, वो मैं आपको इसके साथ बताती हूँ। अभी आपके लिए जो आपका, क्योंकि BRCA1 टेस्ट आपका पॉजिटिव आया है, तो क्योंकि आपके अंडेदानी और छाती का मसला हो सकता है कि आपके छाती का कैंसर हो। तो जो आपके खानदान में जिनको अभी अभी तक अगर किसी का कैंसर डायग्नोस हुआ है, जैसे आपकी एक खाला को डायग्नोस हुआ था, तो उसमें तो इम्कान है कि 5 से 10 साल पहले जो है वो ये आपके या आपके खानदान के किसी और खातून के अंदर ये चीज हो जाए। तो इसका बेहतरीन हल तो ये है कि हम इसकी सर्जरी करवा दें, और सर्जरी करवा के हम अंडेदानी और जो इसकी ट्यूब होती हैं, नलें होती हैं, उनको निकलवा दें। इससे ना सिर्फ अंडेदानी बल्कि छाती का कैंसर भी कम हो सकता है। लेकिन चूंकि कलसूम आपकी अभी फैमिली कंप्लीट नहीं है, तो आपके पास कुछ और ऑप्शंस भी हैं। आप समझ रही हैं मेरी बात? कुछ पूछना चाहती हैं?
जी जी डॉक्टर, मैं तो बहुत परेशान हूँ। मेरे पास और क्या ऑप्शन है? मैं तो ये ऑपरेशन नहीं करवा सकती। मैं तो बच्चे जी के लिए ट्राई कर रही हूँ कब से। जी कलसूम, मैं आपकी परेशानी को समझ सकती हूँ। आप परेशान ना हो। हम अपनी माहिरीन की टीम, जिसमें हमारे पास जो कि वो आईवीएफ के डॉक्टर शामिल होंगे और ऑन्कोलॉजिस्ट शामिल होंगे, उनको भी हम शामिल करेंगे। और हमारे जो माहिर डॉक्टर हैं गायनेकोलॉजिस्ट, उनको भी शामिल करेंगे। और उनको शामिल करके ही हम आपके साथ जो कि वो एक पूरा इसको डिस्कस करेंगे। अगर आप ऑपरेशन अभी अगर नहीं भी करवाना चाहती, तो फिर हमारे पास कुछ ऐसे टेस्ट हैं जिसमें हम जो कि वो आपका हर 6 महीने के बाद अल्ट्रासाउंड और एक खून का टेस्ट होता है, जिसे हम CA-125 कहते हैं, वो हम करवा सकते हैं। लेकिन ये टेस्ट हतमी नहीं होता। बाज़ औक़ात इन दो टेस्टों के दरमियान में भी कभी कभी ये कैंसर निकल के आ सकता है। समझ रही हैं आप फिर मेरी? डॉक्टर, तो जी मतलब फिर इसका सही नहीं हुआ बेहतरीन नहीं हल तो डॉक्टर। इसका बेहतरीन हल तो यही है कि आप ऑपरेशन कर दें। लेकिन जिनकी अगर फैमिली कंप्लीट नहीं है, तो बेहतर ये है कि आप अपनी फैमिली को कंप्लीट करें, जिसके लिए और अगर कुछ खवातीन जो अगर ऑपरेशन करवा भी लेती हैं, तो उनके पास कुछ और ऑप्शंस भी होते हैं, जिसमें हम जो कि वो अंडे जो कि वो हम पहले से जो कि महफूज कर लें। और उसमें आईवीएफ से जो कि वो डॉक्टर से मदद से हम जो कि वो आपके अंडों को जो कि वो महफूज कर लिया जाए, या फिर हम आपके अंडे और आपके हस्बैंड के जो जसूमे होते हैं, उनको मिलाकर एम्ब्रियो बनाकर हम उसे महफूज कर लें। या फिर तो इसके पास डॉक्टर, दूसरा ऑप्शन ये होता है कि हम आपको जो कि वो आप बच्चे अडॉप्ट भी कर सकती हैं। आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी डॉक्टर, मगर ये जो आप तरीकेकार बता रही हैं अंडे और हम्म। इसका इसका तो मैंने पढ़ा है कि ये बहुत महंगा होता है। मैं तो ये नहीं करवा सकती। और आईवीएफ के लिए भी मैं नहीं हूँ अफोर्डेबल। कलसूम, देखें, अगर आपकी शादी को जो कि वो 3 साल हो चुकी हैं, हम आपके लिए जो कि वो कोशिश करेंगे कि हम आपके जो कि वो कुछ टेस्ट करवाएं और देखें कि मतलब आपकी फैमिली जब तक कंप्लीट नहीं होती, जब तक आपको इन टेस्टों पे रखा जा सकता है। तो जब तक आपको जो है वो हर 6 महीने के बाद अल्ट्रासाउंड और CA-125 का टेस्ट करवाएं, और साथ में जो है वो हम आपकी फैमिली कंप्लीट होने का इंतजार कर सकते हैं। और जब आपकी जैसे ही आपकी फैमिली कंप्लीट होगी, तब आपके ऑपरेशन करवा सकती हैं। ठीक, तो डॉक्टर अगर मैं इतना वेट करूंगी, और इस ऐसा तो नहीं होगा कि इस बीच में जो है ना मुझे कुछ हो जाए, कैंसर हो जाए या सरतान हो जाए? क्योंकि मैं तो जी, 3 साल से ट्राई ये कर जो रही हूँ ना। टेस्ट है, ये सिर्फ 3% तक जो है वो ये बता सकते हैं। हम आपके जो है वो कुछ हार्मोन्स के टेस्ट, कुछ आपके जो है वो टेस्ट करवाएंगे, ताकि हमें पता चल सके कि आपके ये जो समय क्यों नहीं आपके अभी तक क्यों नहीं हुए। देखिए, इसका 100% तक तो हम हमारे पास कोई भी टेस्ट इतना हतमी नहीं है जो कि ये बता सके कि आपको किस वक्त और किस उम्र में जो है वो ये कैंसर हो सकता है। तो इस सूरत हाल के लिए ज्यादा बेस्ट तो यही है कि आप ऑपरेशन करवा लें, और उसके बाद जो कि वो एडॉप्शन जो कि वो एक आपके पास एक है कि आप किसी बच्चे को अडॉप्ट कर सकती हैं। ये एक ऑप्शन आपके पास रहता है। ठीक ठीक डॉक्टर। अच्छा। और ऑपरेशन के बाद भी आपको जो है वो कुछ खास रतूबतें हैं, वो हमारे जिस्म से खत्म हो जाती हैं, अंडेदानी से जो कि बन रही होती हैं। तो वो हम उनको कुछ हार्मोन्स देंगे, ताकि वो आपकी हड्डी, दिमाग और दिल की सेहत को बरकरार रख सकें। अगर आप जो है वो जी बच्चेदानी जी। को निकलवाती हैं, तो हम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन देते हैं, क्योंकि इसके साथ छाती का भी होने का कैंसर होता है। लेकिन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है वो BRCA1 के साथ जो है वो नेगेटिव होता है। तो आप इसे सेफली ले सकती हैं, लेकिन आपको अपने छाती का मुआयना भी करते रहना होगा। और बेहतर ये है कि आप जो है वो छाती के लिए भी जो है वो हम डॉक्टर से आपको मिलवा दें, और उसके लिए आपको वहां से भी उसकी भी काउंसलिंग करवा दें। ठीक है डॉक्टर साहब। मैं आपके ओके। लिए एक मालूमाती किताबचा दे दूंगी। हाँ। अ, इसमें बेसिकली ये एक मुश्किल सिनेरियो था। मुश्किल सिनेरियो इसलिए कि इसमें पेशेंट नली पैरा है और BRCA1 कैरियर है। अब BRCA1 कैरियर में एज यू ऑल नो आर हॉर्मोन्स नेगेटिव, मतलब हार्मोन रिसेप्टर नेगेटिव है। सो द अदर मेडिकल ऑप्शंस कैन नॉट बी ट्राइड इन दिस केस, सो द प्रोफाइलैक्टिक सर्जरी वाली ऑप्शन ही रहती है, बट एट द सेम टाइम शी इज नली पैरा। अब इसमें जो मतलब है, इसमें बायलैटरल सल्पिंगोफरेक्टमी करना एक वो है, उसमें ऑप्शन है। बट व्हाट इफ द पेशेंट इज नलीपैरा? सो क्या हम इसको ऐसे चला सकते हैं कि वी कीप हर ऑन स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग, दो शी इज एट हाई रिस्क एज ऑफ 35, बट टिल 40 हम इसको मॉनिटरिंग के साथ कैरी ऑन कर सकते हैं। एंड मॉनिटरिंग विल बी बाय व्हाट? जी नौरी, you are the counselor.
मैम TVS and CA Yeah, 125. if I say कि इसको age 35 as she is nullipara and removing the tubes and ovary as the patient, हर पेशेंट तो IVF के लिए वो नहीं कर सकते, क्योंकि IVF में तो हम सिंपली ये कर सकते हैं ना, हम क्रायो प्रिजर्वेशन करें, हम फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड गैमीट्स या ओवा फॉलिकल्स ये सारों को हम कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, और लेटर ऑन हम इसको IVF के जरिए कर सकते हैं ट्रांसप्लांट. बट व्हाट इफ द पेशेंट इज नॉट फाइनेंशियली दैट कॉम्पिटेंट? तो उस मैम सूरत में मसला हो जाता है. सो वी हैव टू कीप द ओवरीज एंड द फेलोपियन ट्यूब्स देयर इंटैक्ट, और उसके साथ जो है वो हम उसको स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग पे चलाएं. क्योंकि देखो, जहां तक ताल्लुक है ना कि इसमें हम जो मॉनिटरिंग होती है, मॉनिटरिंग में बहुत सारी डिफरेंट चीजें हैं. ज्यादातर जो हम करते हैं वो मेमोग्राफी के जरिए ही हम कर रहे होते हैं, और अल्ट्रासाउंड भी हो सकता है, MRI भी हो सकता है. MRI पे थोड़ा सा फॉल्स पॉजिटिव आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, बट इट हैज एन अपर एज टू मेमोग्राफी के रेडिएशन एक्सपोजर कम होता है, बिकॉज देर इज मच रेडिएशन एक्सपोजर इन CT मेमोग्राम जो होता है. और उसमें रेडिएशन, और ये जो बरका 1 या 2 वाले कैरियर वाले जो टिश्यूज होते हैं, दीज आर मोर सेंसिटिव टू रेडिएशन. तो रेडिएशन इंड्यूस्ड इसमें मेलिग्नेंसीज के भी चांसेस ज्यादा होते हैं इफ द पेशेंट इज पॉजिटिव फॉर दिस जीन. तो इसलिए जो है वो भी हमें MRI को हम प्रेफर करते हैं ऐसे केसेस में. तो दैट शुड बी डन. अब ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन इज वन थिंग जो कि हर पीरियड्स के बाद करनी चाहिए, एंड बाय द पेशेंट हरसेल्फ आफ्टर गेटिंग द इंफॉर्मेशन हाउ टू डू इट आफ्टर एवरी साइकिल. और उसके अलावा जो हमने इसमें MRI करना है वो एवरी ईयर, नॉट आफ्टर 3 years. 3 years इज इन नॉन रिस्की पॉपुलेशन. जनरल पॉपुलेशन में हम उस तरह से कर रहे होते हैं. तो एवरी ईयर हम इसको वो करें, और इस अगर मोर फ्रीक्वेंटली अगर कोई ऐसी इंडिकेशन हो तो, एंड बाय द टाइम हम पेशेंट के फर्टिलिटी इश्यूज पे वो जो है वो करें. अब इसमें मसला एक और होता है कि जो BRCA1 कैरियर है, इसमें बेसिकली बाज दफा एक्स क्रोमोसोम जो है वो उसकी समझो कि उसकी इनएक्टिवेशन भी हो जाती है. सो दीज पेशेंट्स आर बेसिकली हैविंग लो ओवेरियन रिजर्व. तो इसमें हम जो फर्टिलिटी वर्कअप है वो अभी करके तो इसको हम ART वगैरह पे ले जा सकते हैं. लेकिन जो ART हम जो देते हैं, जाहिर है उसमें ओवुलेशन इंडक्शन ये सब चीजें हैं विच स्लाइटली इंक्रीज द रिस्क ऑल्सो ऑफ ओवेरियन मेलिग्नेंसी. तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसके हमें प्रोस एंड कॉन्स देखते हुए फिर उस पर चलना होगा. तो लेकिन इसमें ये है कि हमें फास्ट फॉरवर्ड करनी पड़ेगी इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट और उसका वर्कअप और उसकी ट्रीटमेंट भी, एंड विद द फ्रीक्वेंट जो है उसकी मॉनिटरिंग, ब्रेस्ट की और ओवेरियन CA की मॉनिटरिंग हमें करनी पड़ेगी साथ फ्रीक्वेंटली. एंड वंस द फैमिली इज कंप्लीटेड, मे बी जस्ट 1 or 2 बेबीज, और उसके बाद फिर हम इसमें प्रोफाइलेक्टिक सर्जरी पे चले जाएं. अब दिस बायलैटरल सल्पिंगो ओफरेक्टमी करना इस पेशेंट में विल बी एन प्रैक्टिकल अप्रोच, लेकिन मेस्टेक्टमी भी इसमें की जा सकती है. दैट विल बी द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ ब्रेस्ट के, बिकॉज it reduces, though BSO reduces the chances of breast CA but doesn't eliminate it. So if the patient is, लेकिन ये अब बात ये है कि हम तो ये सोचते हैं ना कि इतना जैसे 70% तक, बल्कि 70% तक उसकी अपर लिमिट होती है. अदरवाइज अगर ओवरऑल हम देखें तो 50% चांसेस है, बट दीज आर नेवर 100%. तो हम ये तो नहीं कह सकते कि 100% ऐसे सारे पेशेंट्स में हो सकता है. लेकिन इसमें हम अगर क्लोज मॉनिटरिंग रखें, अब कुछ जीन एक्सप्रेशन कुछ लोगों में मुख्तलिफ होती है, क्योंकि किसी भी जीन को काम करने के लिए एपिजेनेटिक फैक्टर्स होते हैं फॉर द जीन एक्सप्रेशन. यानी उस जीन का इफेक्टिव रोल होने के लिए कुछ एनवायरमेंटल और पेशेंट की अपने बॉडी फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो उसको एक हेल्प या सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं फॉर द जीन एक्सप्रेशन ऑफ दैट अफेक्टेड जीन. तो इसलिए जो है वो इसमें हम मतलब इसको मॉनिटरिंग के ऊपर रख सकते हैं इन अ नली पैरा पेशेंट. लेकिन इसके साथ साथ जो हमने दोनों तीनों काउंसलिंग में जो चीज मिस की वो है उसके फैमिली मेंबर्स की भी स्क्रीनिंग. क्योंकि इसमें अगर फर्ज किया उसकी जो है वो मदर को इफेक्ट नहीं है, बट शी इज स्टिल अलाइव,
और नॉट वेरी ओल्ड यानी 70-80 ईयर्स की नहीं है, तो फिर हम उसमें भी कर सकते हैं। और अगर उसकी सिस्टर्स हैं, मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, दोनों सूरतों में हम उनकी स्क्रीनिंग भी मस्ट है। अगर इसमें एक में आइडेंटिफाई हो गया विद द 2 प्रीवियस फैमिली मेंबर्स और 2 फैमिली मेंबर्स ये अफेक्टेड हैं, तो फिर इसमें जर्म लाइन टेस्टिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है, तो वो भी इसकी काउंसलिंग का एक हिस्सा होगी। ठीक है, तो इसलिए जो है ना वो इसको ये वाला सिनेरियो ज़्यादा मुश्किल होता है जहाँ पे पेशेंट नली पैरा हो। कंप्लीटेड पैरिटी है तो फिर तो मसला नहीं है, क्योंकि इसमें मसला ये है कि चूंकि इसमें हार्मोन रिसेप्टर्स ये नेगेटिव होता है, तो इसमें हम ये टेमोक्सिफेन या मेडिकल मैनेजमेंट जो बेसिकली है वो हम इसमें इतनी प्रैक्टिकल नहीं होती, जो कि टेमोक्सिफेन की सूरत में होती है या एरोमेटेज इनहिबिटर्स होते हैं, वो इसमें नहीं होते। और जहां तक ओसीपीज का ताल्लुक है वो वेरिएंट सप्रेशन तो करेगा, लेकिन वो इसको ब्रेस्ट मेलिग्नेंसी को कम नहीं करेगा, रादर उसका रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है। और ओसीपीज में ज्यादा प्रोजेस्टेरोन का एलिमेंट होता है जो कि ब्रेस्ट मेलिग्नेंसी के रिस्क बढ़ाने में एक फैक्टर होता है। और उसमें डेफिनेटली इसमें चूंकि ये रिसेप्टर नेगेटिव होते हैं ज्यादातर, तो इसमें हम एचआरटी दे सकते हैं, हार्मोनल एचआरटी दे सकते हैं। अलबत्ता हम प्रोजेस्टेरॉन इसको ओरल फॉर्म में देने की बजाय हम मायरीना रखें और साथ ईस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी दे दें, तो ये है जो इसको हम दे सकते हैं। अब ये थोड़ा सा सिनेरियो फर्क हो जाएगा व्हेन द पेशेंट इज फाउंड टू बी BRCA2 पॉजिटिव, क्योंकि उसमें फिर अगर ये वाला केस है लेकिन उसमें BRCA1 की बजाय BRCA2 पॉजिटिव आ गया, तो BRCA2 पॉजिटिव में तो चूंकि हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव होता है, सो मैनी थिंग्स कैन बी ट्राइड, लेकिन बात यह है कि इसमें टेमोक्सिफेन और एरोमेटेज इनहिबिटर ये इनका इफेक्ट होता है जब आप 5 से 10 साल तक देते हो। अब अगर आप ये दोगे तो फर्टिलिटी डेफिनेटली उसमें उसमें कॉम्प्रोमाइज होगी और पेशेंट ऑलरेडी नली पैरा है, तो ऐसी सूरत में आप उसमें ब्रेक दे सकते हो। रादर देन डूइंग सर्जरी यू विल बी ऑन द मेडिकल मैनेजमेंट, और उस मेडिकल मैनेजमेंट में 2-3 साल का वक्फा कर दो, उसमें कोई रिकरेंस या उसके ज्यादा बढ़ने के चांसेस नहीं होते, क्योंकि ऑलरेडी आपने उसमें थोड़ी सी सप्रेशन, पार्शियल सप्रेशन कर दी हुई है रिसेप्टर्स की। सो दीज आर नो मोर रिस्पॉन्सिव टू। और दूसरी चीज ये कि हम जब फर्ज किया हमने मेस्टेक्टमी नहीं की बिकॉज हमें पता है कि पेशेंट इज नॉट रेडी फॉर दैट, और दूसरा हमें ये पता है कि इसमें 50% चांसेस हैं, कोई 100% तो नहीं है। तो ऐसे पेशेंट में जो हम देते हैं इवन जो ईस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी BRCA1 में तो हम दे सकते हैं, BRCA2 में भी हम दे सकते हैं। वो इसलिए कि उसके पीछे ऑब्जेक्टिव जो होता है कि जो एक नेचुरली प्रोड्यूसिंग जो हमारी ओवरीज नेचुरली बना रही हैं ईस्ट्रोजन, जो ईस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी है उसमें उस नेचुरल ईस्ट्रोजन की निस्बत काफी कम ईस्ट्रोजन होती है। तो अगर हमने ओवरीज और ट्यूब्स को निकाल दिया तो हमने वो वाला सोर्स तो ईस्ट्रोजन का निकाल दिया, और एक ओवेरियन मेलिग्नेंसी का भी निकाल दिया। तो ओवेरियन मेलिग्नेंसी का रिस्क तो नलीफाई हो गया, किसी हद तक ब्रेस्ट का भी कम हो गया, और फिर हम उसमें ईस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी दे सकते हैं विद द मायरीना, अगर इन 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 यूट्रो अगर यूट्रस इंटैक्ट है तो। और अमूमन हम जब BSO करते हैं तो उसमें यूट्रस इंटैक्ट ही होती है, अदरवाइज इट कैन बी टेकन आउट आफ्टर डिस्कशन विद द पेशेंट कि इसमें फिर हमारे लिए एचआरटी देना आसान होगा, लेकिन इसके अपने कॉन्सिक्वेंसेज हैं, बिकॉज रिमूविंग द यूट्रस अननेसेसरीली वो एक फोकस, एक तो ये कि फोकस ऑफ हमेशा प्रॉब्लम तो वो रहेगा ही। दूसरा ये कि इसमें थोड़ा सा जो एनाटॉमिकल डिस्ट्रप्शन और वो जो सब चीज़ें हैं वो भी इसमें आ जाती हैं फिर। और अगर ऑलरेडी एक, और उसमें ज़ाहिर है आप TH तो वैसे भी शुरू में नहीं कर रहे होते अगर पेशेंट नली पा रहा है, क्योंकि उसमें भी अगर आपने क्रायो प्रिजर्वेशन की हुई है तो उसमें गमीट ट्रांसप्लांट का वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर फैमिली कंप्लीट होने के बाद निकल जाती है तो फिर थोड़ा सा HRT का हमारा पैटर्न फर्क हो जाता है। तो ये है जो कि इसमें बरका से रिलेटेड, सो डिफरेंट सिनेरियोज कैन बी डिस्कस्ड। इसमें स्ट्रक्चर डिस्कशन बहुत अच्छे तरीके से इसमें की जा सकती है, जैसे लिंच सिंड्रोम का एक केस आया हुआ था उसी तरह से बरका से रिलेटेड भी किसी भी वक्त कोई आ सकता है। अब इसमें जो दूसरी चीज है कि अगर मेस्टेक्टमी पेशेंट बाज़ दफा जो बहुत ऑब्वियसली जो बहुत वो होते हैं, एंग्शियस होते हैं,
they opt the option of mastectomy. तो मेस्टेक्टमी के साथ जो है वो फिर ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन वाली अब चीजें होती हैं कि जिसमें आर्टिफिशियली वो चीजें बन जाती हैं कि वो स्किन को इंटैक्ट रखते हुए, तो बाकी उसमें फिर सिलिकॉन इम्प्लांट्स वगैरह लग जाते हैं। तो वो सारी ऑप्शंस हैं जो पेशेंट को बताई जा सकती हैं, बिकॉज जो बहुत हाई रिस्क है, यानी बहुत हाई रिस्क का मतलब है कि इसकी अपनी फैमिली में द फर्स्ट ब्लड रिलेटिव, फर्ज किया मदर को था और बाकी दोनों सिस्टर्स को हुआ, 2 सिस्टर्स हैं, दोनों को हुआ, एट यंग एज हुआ, एंड नाउ शी इज BRCA1 पॉजिटिव, तो शी इज वेरी हाई रिस्क। अब ये बेसिकली जो जेनेटिक काउंसलर होते हैं वो इन्हीं चीज़ों पे डिसाइड करते हैं कि इसमें जो रिस्क स्कोरिंग है फैमिली हिस्ट्री के हिसाब से, या अगर फर्ज किया मदर को, सिस्टर को, ऑल वर BRCA पॉजिटिव, BRCA1 पॉजिटिव, एंड दे ऑल हैड द ब्रेस्ट मेलिग्नेंसी, द रिस्क इज वेरी हाई। ऐसे केसेस में जो मेस्टेक्टमी है वो कंसिडर हो सकती है, एंड दैट प्रेफरेबली शुड बी द बायलैटरल, बिकॉज BRCA1 कैरियर जो अब इससे थर्ड जनरेशन में, अब सेकंड जनरेशन में अब जो पॉजिटिव आ गया, दिस विल बी मोर एग्रेसिव, और इसमें जो कॉन्ट्रालैटरल या दूसरी साइड की जो ओवरी है उसमें मेलिग्नेंसी होने के चांसेस भी काफी होते हैं, 20-30% तक बढ़ जाते हैं, जो कि हो सकता है 5 से 10 साल में वो दूसरी ब्रेस्ट में हो जाए। सो अगर हमने वो डिसाइड करना हो ऑन द वेरी हाई रिस्क स्कोर कि इसमें ब्रेस्ट निकाल देनी चाहिए, तो फिर उसमें बायलैटरल वुड बी अ प्रेफरेबल ऑप्शन इन अ वेरी हाई रिस्क पेशेंट। ठीक है, तो इसमें जो है वो बेसिकली BRCA1 इज डिफिकल्ट टू ट्रीट, इज मोर एग्रेसिव, इज मोर डिफिकल्ट टू ट्रीट, एंड अपीयर्स एट एन अर्ली एज एज कंपेयर टू दैट विद BRCA2, क्योंकि BRCA2 जो है वो BRCA2 इतने एग्रेसिव भी नहीं होते, उनकी ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्स भी बेहतर होता है, और कि थोड़ा सा जो है वो इसमें लेटर होते हैं, यानी ये तकरीबन समझ लें 40-45 ईयर्स पे। तो इसमें हमारे पास इतना टाइम होता है कि पेशेंट को फर्टिलिटी कंप्लीट करने का, या अगर फर्ज किया अनमैरिड है तो अर्ली मैरिज और उसको फर्टिलिटी कंप्लीट करने की ऑप्शन दे दें, बट इट्स अगेन नॉट अ रूल। समटाइम्स अगर बहुत हाई रिस्क फैमिली हिस्ट्री है तो ये जल्दी भी आ सकता है। तो ये वाली सारी चीजें हैं जो आप काउंसलिंग में इसको इंक्लूड करोगे। ठीक है, चलें जी, अब कोई क्वेश्चन? अच्छा, ये जो पेशेंट्स है ना, इनमें आम जो जैसा हमने लिंच सिंड्रोम में भी डिस्कस किया था कि ये कीमोथेरेपी को ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होते हैं, जो डिफेक्टिव सेल्स होते हैं, और इसके अलावा इसमें जो जैसे लिंच सिंड्रोम में भी था कि इम्यूनोथेरेपी को की इसमें जो रिस्पॉन्स है वो ज़्यादा बेहतर होता है, और इसके अलावा जो PRP इनहिबिटर्स हैं वो भी स्पेसिफिक थेरेपीज होती हैं। ये बेसिकली अब ये सारी टारगेटेड थेरेपी होती हैं। तो ये टारगेटेड थेरेपी जो है ये अब हैं, अब तकरीबन सारी ही मेलिग्नेंसी के लिए हम करते हैं, एंडोमेट्रियल के लिए भी, ओवेरियन CA के लिए भी, और ब्रेस्ट CA के लिए भी। तो जेनेटिक टेस्टिंग का मकसद भी ये होता है टू डिटरमिन द टाइप ऑफ ट्रीटमेंट, या उसमें कौन सा ट्यूमर ऐसा है जो कि रेजिस्टेंट होगा टू द ट्रेडिशनल कीमोथेरेपी। लेकिन ये चूंकि स्पोरेडिक जो हैं वो अमूमन कीमोथेरेपी को रेजिस्टेंट होते हैं, लेकिन ये जो इन फेमिलियल होते हैं ये BRCA कैरियर्स, इनमें जो रिस्पॉन्स टू कीमोथेरेपी है दैट इज गुड एज कंपेयर टू दैट विद द स्पोरेडिक ट्यूमर्स। तो इसलिए जो है वो इसमें हम कर सकते हैं। अब अगर इसमें अब दूसरी चीज ये है कि इसमें हमने जो मेडिकल मैनेजमेंट में था वो टेमोक्सिफेन था, जो कि ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर होता है। टेमोक्सिफेन के अपने साइड इफेक्ट्स हैं, इसके अलावा एरोमेटेज इनहिबिटर्स हैं। OCPs का मकसद ब्रेस्ट CA नहीं होता, OCPs का मकसद सिर्फ ओवेरियन CA को सप्रेस करना होता है, और उस पर बहुत अच्छा इफेक्ट होता है, यानी अगर पेशेंट ने 1 साल भी यूज कर लिया है तो उसका भी इफेक्ट आएगा, और बाकी ट्यूबल लाइगेशन का इफेक्ट डेफिनेटली होता है, और इसमें जो इंक्रीज पेरिटी है, ब्रेस्ट फीडिंग है, ये सारे प्रोटेक्टिव फैक्टर्स हैं फॉर द ब्रेस्ट CA। ठीक है, तो क्योंकि इस वक्त आज हमारा मेन टॉपिक जो था वो ब्रेस्ट CA से ही रिलेटेड है, ओवरी का तो दोनों में ही आ जाता है, दोनों में इंक्लूडेड होता है, लेकिन दोनों के डायनामिक्स जो है वो फर्क है। मैडम हाँ जी। एक क्वेश्चन पूछना था कि जो हाँ लिंच सिंड्रोम पॉजिटिव होता है तो मैडम हाँ ये BRCA1 BRCA2 भी होते हैं?
या इनका सेपरेट टेस्ट नहीं, करना देखो पड़ता ये है? फर्क चीजें हैं, ये फर्क चीजें हैं। ये देखो, उनके जीन्स और इनके जीन डिफेक्ट हैं, ये सारे वही डीएनए रिपेयर जीन्स जो हैं वो इसमें डिफेक्टिव होते हैं। यानी आम जो हमारे सेल्स में जीन्स होते हैं, जो रिपेयर जीन्स होते हैं, जिनको एमएमआरएम कहते हैं, और ये नॉर्मली जो वियर एंड टीयर प्रोसेस होती है, कोई भी सेल मल्टीप्लिकेशन के दौरान में उसका कोई जीन उखड़ सकता है, कोई इधर उधर डिलीट हो सकता है, मतलब इसमें इंसर्शन किसी और की एलिमेंट की आके लग सकती है, मतलब ये सारे डिफेक्टिव जीन है, कहीं से ब्रेक डाउन हो सकता है। तो ये जीन फौरी तौर पे ऐसी प्रोटीन्स बनाते हैं जो उस जहाँ पे डिफेक्ट होता है उसको रिपेयर कर देते हैं। मतलब ये समझो, ये इनका काम है ओवरहॉलिंग ऑफ द सेल। तो जब ये जीन डिफेक्टिव होते हैं तो ये ओवरहॉलिंग नहीं हो सकती, ये करेक्शन नहीं हो सकती। तो जो अनकोरेक्टेड डीएनए और जीन्स हैं, जो सेल्स हैं, वो वहीं रहते हैं, और जो भी अनकोरेक्टेड होता है वो अपना सेल्फ कंट्रोल लूज कर लेता है ओवर द मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस, सो दैट गोज अनकंट्रोल्ड। तो इसलिए ये स्पोरेडिक भी होती हैं, यानी किसी एक में हो गया बाय डिफॉल्ट, मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस में हुआ, फिर वो सेल मल्टीप्लाई करता गया और उसने ट्यूमर बना दिया। या ये इनहेरिटेंस के साथ होते हैं। इनहेरिटेड ट्यूमर्स जो हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और इनहेरिटेड ट्यूमर्स में ये दोनों लिंच सिंड्रोम भी आते हैं, और ये जो है बरका सिंड्रोम जो है, ये भी बरका सिंड्रोम को तो हमने सिंड्रोम का नाम दिया, वरना अदरवाइज ये कैरियर है और इनसे रिलेटेड मेलिग्नेंसी है। तो इन सारों में रिपेयर जीन्स डिफेक्टिव होते हैं, लेकिन जो जीन्स फर्क होते हैं। बरका सिंड्रोम में बरका 1 और 2, इसके अलावा सिर्फ बरका 1 और 2 को तो हम इसलिए सोचते हैं कि ये जो है ये ज्यादा, मतलब जेनेटिकली जो इनकी जीन एक्सप्रेशन है वो ज्यादा होती है। लेकिन इसके अलावा भी जो है इसमें बहुत सारे दूसरे जीन्स भी होते हैं, जैसे PALB, पैल 2, एटीएम का तो याद रखना आसान है ना। इसके अलावा चेक, यानी CHEK, चेक 2, ये सारे हैं जो हम फिर टेस्ट करते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर हम किसी में करने लगे हैं और इससे पहले की जनरेशन में वो चेक नहीं हुए तो। लेकिन जो है वो उसमें अगर फर्ज किया पहले, अगर चेक हुआ था, यानी अगर फर्ज किया किसी के 2 फैमिली मेंबर पहले इफेक्टेड थे और उनमें बरका 1 पाया गया, तो अब इस पेशेंट को हम सिर्फ बरका 1 के लिए टेस्ट करेंगे। लेकिन अगर इससे पहले कभी टेस्टिंग नहीं हुई लेकिन पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है, तो फिर हम इसको इन सारे जीन्स के लिए टेस्ट करेंगे। क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट जीन्स हैं, कुछ ऐसे हैं जो अनइम्पॉर्टेंट होते हैं, जिनमें जीन एक्सप्रेशन इतनी नहीं होती, उसकी ब्रेस्ट सीए में कंट्रीब्यूशन इतनी नहीं होती। ठीक है। तो इसलिए जो है वो इसको वो थोड़ा सा हमें ये फिर जरा सेग्रीगेट उसको करना पड़ता है। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो कि जिनमें हम ये अनइम्पॉर्टेंट जीन्स डिफेक्ट आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन इसको हम ड्यू वेटेज नहीं देते, क्योंकि इनका फेमिलियल मेलिग्नेंसी में उस तरह से बहुत ज्यादा कुछ रोल होता नहीं है। तो ये है जो कि इसमें हमने करना होता है। ठीक है जी, और कोई मैडम, क्वेश्चन? ये बरका 1 बरका 2 का सेपरेट से कोई ड्राफ्ट या कोई टॉग या कोई इस तरह गाइडलाइन है? नहीं, इसमें उस तरह से देखो, बरका सिंड्रोम एज इट इज नहीं, लेकिन इसमें डिफरेंट उसके हिसाब से हैं, चीजें हैं, जैसे फेमिलियल ओवेरियन है, उसी के साथ थोड़ा सा बरका का भी डिस्कस हो जाएगा। फिर हमने जो प्रोफाइलैक्टिक सर्जरीज करनी है इसमें जो ओवरीज में, वो किन किन कंडीशन में थोड़ा सा बरका वहां भी टच हो जाएगा, या फिर जो जेनेटिक फेमिलियल मेलिग्नेंसीज है उसमें थोड़ा सा जो है वो टच हो जाएगा। तो इस तरह से वो थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन हर एक के साथ वो डिस्कस हो रहा होता है, बिकॉज बरका इज वेरी इंपॉर्टेंट। फेमिलियल मेलिग्नेंसीज में बरका और लिंच दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। तो अस्सलाम ये वालेकुम मैडम। उसके ऊपर, हाँ जी, जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वास्ताम, मैडम मैडम मैं डॉक्टर रुबना बात कर रही हूँ। जी मैडम जी, आपको थैंक यू कहना था। मैं आपको प्रेजेंट करती थी और आप सब लोगों ने हमें इतना अच्छा सिखाया और मेरा एग्जाम भी पास हो गया। चलो और मैडम मैंने आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू मैडम। मैडम मैंने आपको ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम प्रेजेंट किया था और एग्जैक्टली अच्छा, यही स्टेशन मेरे एग्जाम में आया था अच्छा, और गुड, उनके वही क्वेश्चन थे, सेम वही वाले अच्छा, क्वेश्चन थे। और हम्म, मैडम हमने शायद रीसेंट एडवांस में हमने डिस्कस किया था लेजरा का रोल और ब्रूटिन का रोल, हम्म, कि हमने हम्म, प्रोलैक्टिन का रोल क्या था। और मैडम मैंने ये भी बताया था
और वो एग्जामिनर हाँ, इतनी इम्प्रेस हो रही थी, और OHSS अच्छा से जितनी रिलेटेड क्वेश्चन आपने मुझसे पूछे थे वो सारे क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछे थे। अच्छा, गुड। तो मैडम आपको तो मैंने स्पेशल थैंक यू और कहना था, मैडम आपकी क्लास में जी जी डॉक्टर नाज़रीन। मैडम वो पोस्ट नेटल डिप्रेशन का आपका एक लेक्चर था, और वो हाँ, किसी कहीं से भी हमें मुझे नहीं मिल रहा था। वैसे मेरा एग्जाम पास नहीं हुआ, लेकिन मेरा वो स्टेशन बहुत अच्छा हुआ था, और वो भी एग्जामिनर बहुत अप्रिशिएट कर रही थी, क्योंकि जैसे आपने बताया था पोस्ट नेटल डिप्रेशन का, वैसे वो साइकोसिस का था, लेकिन उसमें हाँ, मतलब स्ट्रेटजीज टू ओवरकम एंड टू गेट आउट ऑफ दिस, और वो सारी चीजें हाँ, मैंने वो हाँ, एग्जैक्टली वैसी बताई थी, क्योंकि ठीक आपके है। अलावा और किसी ने भी इसको टच नहीं किया। ठीक है, गुड, गुड टू नो दैट। ठीक है, थैंक यू आप मैडम, और लोगों मैडम को फायदा बहुत ज्यादा थैंक यू। आप लोग जो हैं बिल्कुल लेजेंड्स हैं, और जिस तरह आप लोग हम्म पढ़ाते हैं और आप सिखा रहे होते हैं, वो एक ऐसा आपको याद होता है कि आप कभी भी नहीं भूलते वो। हम्म ठीक है, बस आप अब दूसरों को पढ़ाना शुरू करते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह मैडम, थैंक यू। हाँ, ठीक। अस्सलाम ओके, वालेकुम मैडम। मैम जी। मैम, मैं मैडम सदफ बात कर रही हूँ। मैंने भी आपका थैंक यू करना था। मैंने भी लेक्चर्स वगैरह आपके बहुत सुने और आप बहुत गाइडेंस ली, डायरेक्टेड गाइडेंस, जिसकी वजह से हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी एग्जाम क्लियर हो गया। चलो, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू मैम। और मुझसे जो भी पूछते हैं मैं ज़रूर आप लोगों की पूरी टीम का बताती हूँ कि ज़रूर आप लोगों के लेक्चर्स आप रूटीन में ऐड कर लें, कि आपने ज़रूर सुनने हैं हर टॉपिक के, जो टॉपिक पढ़ें आपके लेक्चर ज़रूर सुने साथ। हम्म एक तो पूरा हाँ, टॉपिक मतलब ये कि रिवाइज हो एग्जाम जाता है। वाले तो, हाँ, एग्जाम वाले तो खैर सुनते ही हैं, इवन एग्जाम पास हुए वालों को भी ये फायदा होता है। जी मैडम, मैंने ये आज आपका पूरा लेक्चर लिया और इंशाल्लाह मैं लेती रहूंगी। हाँ, क्योंकि जरा थोड़ा सा ये होता है कि लेटेस्ट चीजें या फिर जो एक गाइडलाइन के मुताबिक चीजें हैं उनसे बंदा अपडेटेड रहता है। जी क्योंकि मैम, और एक पढ़ने का घंटे में अमल पूरा एज अ होल इम्तिहान टॉपिक। पास, हाँ, पढ़ने का अमल जो है ना वो इम्तिहान पास करने के साथ खत्म नहीं हो जाता। दिस इज फॉर मैम बल्कि लाइफ, पढ़ने के होल लाइफ। बाद ज्यादा स्पेसिफिक इशू स्टार्ट हो जाता है हाँ, बिल्कुल। एग्जाम क्लियरेंस के बाद, और एक घंटे में पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाता है। सही है, सही है। थैंक यू मैम। अल्लाह ताला आप सबको इसी तरह सेहत वाली जिंदगी दे। हम्म थैंक यू मैम। ठीक है, चलें जी, और कोई क्वेश्चन? मैम ये पूछना था हाँ जी। कि जो जिन पेशेंट्स का हमारे पास बरका जीन पॉजिटिव आ गया, तो हम्म हम उनको रिस्क रिड्यूसिंग बायलेटरल सल्फेंजोफ्रेक्टिव एडवाइस कर सकते हैं, और दूसरी चीज उनको साथ साथ मैस्टेक्टमी का भी बोल सकते हैं। देखो, सिर्फ इसमें रोल बायलैटरल सल्पिंगो उफरेक्टमी का है, टीएच का नहीं है। डायरेक्टली नॉट रिलेटेड विद द बरका, बट रिलेटेड विद द लिंच सिंड्रोम। लिंच नो नो सिंड्रोम मैम, मैस्टेक्टमी इसमें का पूछ बरका रहे में हैं। नहीं, बरका में मैस्टेक्टमी। नहीं। ठीक है, उसमें फिर आप डिसाइड करोगे केस टू केस। अगर किसी की कोई मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी है या कुछ और मसला है, आफ्टर कंप्लीटिंग द फैमिली, सबसे जरूरी चीज ये है कि आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रेगनेंसी, और उसमें अगर बहुत हाई रिस्क पेशेंट है और आप समझते हैं कि इसमें और उसमें कोई ओवेरियन प्रॉब्लम आना शुरू हो गए, डेफिनेटली यू हैव टू रिमूव द ओवरीज एंड द ट्यूब। और पेशेंट अभी तक उसने फैमिली अपनी नहीं की, तो ऐसी सूरत में उसमें बेसिकली जहाँ पे ये होता है वहां पे आप फिर ओवेरियन क्रायो प्रिजर्वेशन, जिसमें या तो फॉलिकल गमीट या फिर आप उसको उसका जो ओवेरियन कॉर्टेक्स होती है, ये सारा ओवेरियन टिश्यू क्रायो प्रिजर्व कर सकते हो टू बी यूज्ड लेटर ऑन। और ऐसी सूरत में फिर आप ये करके फिर आप ओवरीज और ट्यूब्स को निकालते हो। सो दिस अगेन विल डिपेंड अपॉन दैट केस। पेशेंट आपके मैम ऑलरेडी लेट है, ब्रेस्ट बहुत रिमूवल हाई। का मैं पूछना चाह रही हूँ, हाँ, ब्रेस्ट रिमूव ब्रेस्ट रिमूवल का वो तो जाहिर है उसका तो फर्टिलिटी से उस तरह से ताल्लुक नहीं है। अगर बहुत हाई रिस्क केस है तो ब्रेस्ट रिमूवल कैन बी कंसिडर्ड, कि अभी अभी हमने जो डिस्कस की है कि वो हाई रिस्क स्कोरिंग जो है ये आपका जेनेटिक काउंसलर डिसाइड करता है आपकी पेडिग्री के ऊपर, और पेडिग्री के ऊपर भी, और इसके अलावा जो है वो कुछ और चीजें होती हैं जिसके ऊपर ये रिस्क स्कोरिंग असेस होती है। अब वो रिस्क स्कोरिंग जो असेस होती है वो उसमें मल्टीपल चीजें हैं, यानी टिश्यू बायोप्सी, उसके ऊपर क्या वो उसमें पॉजिटिव चीजें आती हैं, ये सारी चीजें हैं जो कि उस पे अब हमने डिसाइड करना होता है। सो इसमें सिर्फ एक चीज नहीं होती कि बरका वन पे ही हम ये डिसाइड कर लें, रादर इट हैज टू बी डिसाइडेड ऑन डिफरेंट थिंग्स। तो ये जो है ये जेनेटिक काउंसलर का काम होता है।
तो इसलिए जो है वो इसमें आप उसके पास फिर भेजते हो। लेकिन जो आप अपने तौर पे रिस्क असेस कर सकते हो वो ये है कि फैमिली हिस्ट्री में फर्स्ट ब्लड रिलेटिव with the high risk tumors जो BRCA1 है, they have been tested positive for BRCA1 and the malignancy appeared at very early age, यानी आप समझने के 30-40 साल के दरमियान में, और उसमें आउटकम was not good। और अब ये जो पेशेंट है, now she is supposedly 25 and 30 years and she again has been found out to be BRCA1 positive, तो उसका रिस्क स्कोर बहुत ज्यादा है। तो ऐसे ऐसे पेशेंट में फिर आप ऑफर कर सकते हो विद द ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, क्योंकि इसमें अभी मिलिग्नेंसी नहीं है, आपने सिर्फ एक टिश्यू निकाला, उसकी जगह पे सिलिकॉन इम्प्लांट या बाकी बेसिकली स्किन भी सेव की जा सकती है ना, क्योंकि वो तो होता है मेमोरी ग्लैंड के अंदर, मिलिग्नेंसी स्किन में तो नहीं है, अगरचे स्किन के अपने एक आइसोलेटेड टिश्यूज होते हैं। अब इसमें जो दूसरी सेकेंडरी मिलिग्नेंसीज होती हैं वो पैंक्रियाज वगैरह की होती हैं, स्किन की भी हो सकती हैं, ब्लड की भी हो सकती हैं, माइलॉइड ल्यूकीमिया हो सकता है, लिम्फोसिटिक ल्यूकीमियाज हो सकते हैं। इन सारों की प्री डिस्पोजिशन बढ़ जाती है व्हेन द पेशेंट इज BRCA1 पॉजिटिव। सो एट लीस्ट जो सबसे ज्यादा चांस है जिस मिलिग्नेंसी का, फिर उसको हम इस तरह से रिमूव कर देते हैं, क्योंकि इसका फर्टिलिटी पे तो कोई इफेक्ट नहीं है, फर्टिलिटी का ताल्लुक तो यूट्रस ट्यूब्स और ओवरीज के साथ है। तो इसके इसके अलावा जो है वो अगर फर्ज किया वो कहती है कि ठीक है आई एम रेडी फॉर द IVF एंड ART एवरीथिंग, तो ऐसी सूरत में फिर हम प्रेफरेबली ऐसे पेशेंट में कीपिंग द ओवरीज इनटैक्ट हम फिलोपियन ट्यूब को निकाल देते हैं, बिकॉज फिलोपियन ट्यूब हैज बीन सेड टू बी द कल्प्रिट इन द इनिशिएशन ऑफ ओवेरियन मैलिग्नेंसी। तो ऐसी सूरत में फिर हम सेल्फिंगेक्टमी करते हैं या ट्यूबल लाइगेशन कर देते हैं, उससे उसका रिस्क मिनिमाइज हो जाता है। तो इस तरह से जो है वो फिर हम उसको मैनेज कर सकते हैं। सो पेशेंट के रिस्क स्कोर के हिसाब से हमने उसकी ट्रीटमेंट फिर डिसाइड कर ली। ठीक है, इज इट क्लियर जी मैम कंसोम? ट्यूबल आपने लाइगेशन हाँ कि आपने कहा कि अगर बरका जीन म्यूटेशन पॉजिटिव आ जाती है तो उनका हम MRI कराएंगे, MRI ऑफ ब्रेस्ट एवरी ईयर कराएंगे? एवरी ईयर करवाएंगे, BRCA1 पॉजिटिव आ गया तो ठीक एवरी है। ईयर। उसमें मैम रेडिएशन एक्सपोजर नहीं है, लेकिन अगर MRI अवेलेबल ना हो तो फिर इसका मेमोग्राम इज जस्ट लाइक CT, रेडिएशन एक्सपोजर होता है, और एक CT करने में 100 एक्सरे जितना एक्सपोजर होता है, रेडिएशन एक्सपोजर। और ये जो कैरियर्स होते हैं ये ज्यादा रेडिएशन एक्सपोजर को सेंसिटिव होते हैं, ये क्योंकि जहां पे भी रेडिएशन एक्सपोजर होगा वहां पे सेल्स के अंदर चेंजेस आ सकती हैं। तो इस वजह से जो है वो फिर उसमें वो एक रिस्क डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है, बट देयर इज नो अदर चॉइस। अब इसमें होता ये कि जितना पेशेंट यंग है उसमें बेसिकली हम क्योंकि जो हम मेमोग्राम कराते हैं ना उसमें अगरचे BRCA1 कैरियर्स में तो 25 से 30 साल के बाद ये शुरू हो जाता है, लेकिन ओवरऑल इन जनरल पॉपुलेशन दिस शुड बी डन परफॉर्म्ड आफ्टर 35 ईयर्स ऑफ एज, यंग एज पे। और वो हम इसलिए कराते हैं कि फैट टिश्यू बढ़ जाती है, फिर ये जो स्पेसिफिक चीजें जो हैं वो भी होती हैं। लेकिन इसमें जो है वो इसमें बेसिकली जो हम करते हैं जो दूसरी हमारे पास ऑप्शन है वो है अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड जो बहुत अच्छा किया जा सकता है वो भी उसके रिस्क को कम करता है, मतलब डिटेक्शन में हेल्प करता है अल्ट्रासाउंड से, क्योंकि यंग एज पे अमूमन अगर फर्ज किया कोई ऐसी हमें नोड्यूल फील होती है, बात दफा जस्ट फाइब्रोमा ही होती है, तो अल्ट्रासाउंड से सारा पता चल जाता है। इवन जो उसकी चेंजेस होती हैं ब्रेस्ट टिश्यूज में, पैरेन्काइमल टिश्यूज में, वो सारी की सारी पता चल जाती हैं। और इसके अलावा जो है वो पेट स्कैन हो सकता है, इसके अलावा बल्कि और भी कुछ इसमें जो चीजें हैं उसमें इवन डक्टल वॉशिंग्स तक भी उसमें बताया गया है कि डक्टल वॉशिंग्स भी की जा सकती हैं। इसके अलावा कुछ और ऐसे टेस्ट हैं जैसे इलास्टोग्राफी है, थर्मोग्राफी है, ये कुछ हाई स्पेसिफिक टेस्ट हैं जो कि रेडिएशन का कम से कम इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू मैम। जो इलास्टोग्राफी है उसमें भी रेडिएशन यूज होती है। तो ये सारे टेस्ट यूज होते हैं, बट मोर कॉमनली जो हम ज्यादा करते हैं हमने तो उसी का ही जिक्र करना होता है कि मेमोग्राम है या MRI है। ठीक है, मैम ट्यूबल लाइगेशन से कितने % रिड्यूस होता है रिस्क?
ट्यूबल लाइगेशन से आई एम नॉट श्योर अबाउट, लेकिन मेरा ख्याल है 5 to 10% तो हो जाता है। ओके मैम, ठीक है। थैंक हाँ, चलें जी, अब नेक्स्ट टाइम आप क्या पढ़ना चाहते हो? मैडम ये ना 74% रिड्यूस हो जाता है रिस्क ओवेरियन कैंसर हाँ? का। हाँ? हिस्टेक्टमी और पिंजेक्टमी से 70%। हाँ, हिस्टेक्टमी नहीं, और लेकिन जनरल पॉपुलेशन में और इसमें फर्क होगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी द रिस्क ऑफ ओवेरियन मैलिग्नेंसी इज क्वाइट हाई। जी, और वैसे जिसमें, क्योंकि जो जनरल कैरियर्स है ना, कैरियर्स आर एट वेरी हाई रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी, यही ओवेरियन। तो उसका जो रिस्क रिडक्शन है वो काफी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दैट इन द जनरल पॉपुलेशन। अगर हम ट्यूबल लाइगेशन करते हैं तो ट्यूब बेसिकली फेलोपियन ट्यूब्स जो हैं ये दीज आर द मेन सोर्स ऑफ, खास तौर पे इसके जो फिम्ब्रियल एंड पे होता है कि ये ओवेरियन। ही, अब इसको तकरीबन 100% तक कहा गया कि ये 100% करती हैं ओवेरियन एपिथेलियल ट्यूमर्स। और अमूमन जो ओवेरियन ट्यूमर्स होते हैं जो कैरियर्स में होते हैं वो एंडोमेट्रॉयड टाइप, जो कि लिंच सिंड्रोम में है, या फिर इनमें जो है ये बरका में है, बरका में एपिथेलियल ट्यूमर्स हो सकते हैं। लेकिन इसमें बाकी जो सेक्स कॉर्ड सेल ट्यूमर्स हैं उनका रिस्क भी बढ़ जाता है। तो उनकी किस हद तक रिस्क कम होता है, दैट दैट नीड्स टू बी सर्च्ड कि उसमें कितने % होगा। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें कि अगर हम ट्यूबल लाइगेशन कर देते हैं या ट्यूबेक्टमी कर देते हैं, फिलोपियन ट्यूब्स को निकाल देते हैं, तो उसमें काफ़ी होता है। अब इसमें इवन जब टीएच किया जाता है एंड अब ये ट्यूबल लाइगेशन करने का कंसेप्ट तो अब कुछ सालों से ये आ गया, इसमें प्रैक्टिस में आ गया, सल्पिंगेक्टमी कर दें या ट्यूबल लाइगेशन कर दें, इवन इफ यू हैव टू कंजर्व द ओवरीज। लेकिन अगर खाली आप यूट्रस निकालें और बाकी पेडिकल्स को ऐसा छोड़ दें तो उसमें भी रिस्क ओवेरियन मैलिग्नेंसी का कम हो जाएगा जस्ट बाय रिमूविंग द यूट्रस। तो वो भी एक रिस्क जो है वो मिनिमाइज करने वाली स्ट्रेटेजी होती है। बट द बेस्ट थिंग इज नाउ अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट एविडेंस इज टू रिमूव द फिलोपियन ट्यूब्स। और अगर इसमें हम बिल्कुल इसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं इस इन केसेस में कि अगर फर्ज किया पेशेंट एआरटी की तरफ जा सकती है तो व्हाई नॉट टू रिमूव द ट्यूब्स एंड कीप द ओवरीज देयर, ताकि एक उसमें मेनोपॉज जरा लेट होगा, ओवेरियन रिस्क हम वैसे ही कम कर चुके होंगे। अगर स्टिल एज कंपेयर टू दैट इन द जनरल पॉपुलेशन, इसमें जो कैरियर्स हैं उनमें फिर भी रिस्क ऑफ ओवेरियन मैलिग्नेंसी हाई होगा एज कंपेयर टू दैट इन द जनरल पॉपुलेशन इवन आफ्टर द सल्पिंगेक्टमी। ठीक है, तो दैट आई विल लुक इनटू कि इसमें एक्चुअली जो है वो कैरियर्स में कितना रिस्क कम होता है। चलें जी, अब और क्या नेक्स्ट टाइम क्या पढ़ना है? उसके बाद तो आगे मेरा ख्याल है ईद के दिन है। मैडम मैं बरका का कोई प्रेगनेंसी करवा सेपरेट है अगर तो बरका करवा दे, क्योंकि यही जी? सबसे टफ लगता है। बरका का है? कोई सेपरेट अगर कोई है इस तरह से कि पेशेंट बरका के साथ प्रेजेंट कर सकती है, यानी स्टेशन आ सकता है। स्ट्रक्चर जी डिस्कशन की जी बात कर रहे हो आप? जी जी मैम जी अगेन मैडम बरका? सरोगेसी को भी करवा दे। जी, और मैडम एशरमैन को भी। अच्छा, चलो ठीक है। मैम मैं एक चलो क्वेश्चन पूछना चाह हाँ रही जी, थी। हाँ जी, मैम हेलो। जी जी मैं सुन रही हूँ बेटा, जी बताइए। मैम, क्या हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के साथ जो है वो टेमोक्सिफिन भी दे सकते हैं फॉर द दे सकते हैं, ब्रेस्ट? दे सकते हैं। देखो टेमोक्सिफिन के साथ हम कंबाइन कर सकते हैं ओवेरियन सप्रेशन, और टेमोक्सिफिन के साथ हम कंबाइन कर सकते हैं एरोमेटेज इनहिबिटर्स। लेकिन टेमोक्सिफिन चूंकि ऑलरेडी, अब ओवेरियन सप्रेशन, अब ये ओसीपीज क्या करते हैं? ओवेरियन सप्रेशन ही करते हैं ना। ओवेरियन सप्रेशन कैन बी बाय ओसीपीज, लेकिन ओसीपीज का मसला ये है कि ये ब्रेस्ट मेलिग्नेंसी को बढ़ाएंगे अगर वो हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव है तो इसलिए जो है वो इसमें ओवेरियन सप्रेशन वाली जो बाकी चीजें हैं वो हम कर सकते हैं, जैसे लेट्रोजोल, एरोमेटेज इनहिबिटर्स हैं, और या फिर हम इवन जीएनआरएच एनालॉग्स भी कर सकते हैं। अब इसमें होता ये है कि अगर फर्ज किया किसी में पेशेंट में मेलिग्नेंसी का रिस्क है तो ओवेरियन सप्रेशन, अब इसमें हमने एक ओवेरियन जो प्रिजर्वेशन का एक असूल ये भी है कि अगर आपको लामहला, अगर फर्ज किया किसी पेशेंट में मेलिग्नेंसी डायग्नोज हो गई और आपने उसको कीमोथेरेपी देनी है,
जस्ट लाइक इन एंडोमेट्रियल सीए हो गया या कोई भी और मेलिग्नेंसी लाइक इन ब्रेस्ट भी, तो उसको ओवरीज को सप्रेस रखें टिल द टाइम दैट कीमोथेरेपी इज कंप्लीटेड। यानी आप उसको कीमोथेरेपी शुरू करने से पहले ओवेरियन सप्रेशन कर दें शुरू, यानी GnRH एनालॉग्स आप इंजेक्शन लगा दें, तो फॉलिकल्स डैमेज नहीं होंगे और ओवेरियन फेलियर का रिस्क कम से कम होगा। अब ये जितने भी आप एरोमेटेज इनहिबिटर्स और टेमोक्सिफिन देते हैं, उससे पार्ट टाइम मेंस्ट्रुअल जो है वो एमेनोरिया हो सकता है, उसमें एमेनोरिया पेशेंट को होगा, लेकिन चूंकि इन्होंने परमानेंट डैमेज नहीं किया हुआ, दिस इज जस्ट जो है वो उन्होंने ओवरीज को बस अभी सप्रेस किया हुआ है। सो वंस द ट्रीटमेंट इज कंप्लीटेड, तो ये रिजम्पशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाती है। So aromatase inhibitor, this tamoxifen can be combined with these ovarian suppressor agents. ठीक है, चलें जी, अब हम क्लास खत्म करते हैं और Thank you, नेक्स्ट ma'am. टाइम फिर देखते हैं क्या कवर करना है। ठीक है, थैंक यू मैडम, Thank थैंक यू you, वेरी madam. मच। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू मैम।